चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 की खबर के साथ, जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान फिर से रोहित शर्मा संभालेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। केएल राहुल को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि ऋषभ पंत और संजू सैमसन की टीम इंडिया में वापसी हो गई है। युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और शिवम दुबे भी टीम का हिस्सा है। इस बार T20 वर्ल्ड कप के मैच 2 जून से शुरू होंगे। इस बार अमेरिका और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप की साझा मेजबानी करेंगे। टीम इंडिया पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के साथ होगा। टीम का दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान, 12 जून को तीसरा मुकाबला अमेरिका और 15 जून को चौथा मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 29 जून को खेला जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई खबरें। गृह मंत्री अमित शाह फेक वीडियो मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कांग्रेस और आप से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी तलब किया गया है। दरअसल इस वायरल वीडियो में शाह को यह कहते हुए दिखाया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो SC, ST और OBC का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाएगा। फेक वीडियो के मामले में अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। शाह ने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है, मेरा फेक वीडियो बनाकर फैलाया जा रहा है। एक बार फिर बता दूं कि भाजपा SC, ST और OBC आरक्षण के समर्थन में है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। कथित सेक्स स्कैंडल मामले में जनता दल सेक्युलर ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। JDS कोर कमेटी की बैठक में प्रज्वल को पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। सेक्स स्कैंडल में देवेगौड़ा के बेटे HD रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे हैं। यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने के आरोप में दोनों पर लगाए गए हैं। वहीं कर्नाटक में JDS और BJP मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि BJP मात्र शक्ति के साथ है, प्रज्वल पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। लोकसभा चुनाव के 2 चरण होने के बाद बीजेपी अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माडा में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस का पंजा जनता का पैसा लूटता है। जिसके पास 400 सांसद थे वो 250 लोगों को चुनाव भी नहीं लड़वा पा रही है। जो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं उनके लिए आप वोट बर्बाद मत कीजिए। जिनके पास कभी 400 MP हुआ करते थे वो पार्टी आज 250, 250 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 273, 272 तो सीट चाहिए भाई। वो इतनी लड़ा नहीं रहे।
तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेंगे कैसे? और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है? वहीं यूबीटी शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार होगा, इसलिए पीएम मोदी की आत्मा यहां भटक रही है। आत्मा जो दिल्ली से और गुजरात से वाया गुजरात महाराष्ट्र में आती है प्रधानमंत्री जी की, वो बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है? इसलिए भटक रही है कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है। इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरह भटक रही है। हमने तय किया है, जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, जिसने महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश की, जिसने चाहे शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उनका आत्मा जो है महाराष्ट्र और मुंबई में अटक गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो और वेल्थ सर्वे को लेकर बड़ा हमला किया है। राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटा है। उन्होंने साफ किया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इस बात का भी भरोसा दिया कि बीजेपी की सरकार में संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस मैनिफेस्टो पे प्रधानमंत्री जी ने पूरा हमला बोला है। एक बात वो कह रहे हैं कि इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ प्रॉमिस किए गए हैं और पुराने वक्त में कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्वेशन लाने के लिए कई बार कोशिश भी की है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में? जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति का आधार होना चाहिए इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। लेकिन कांग्रेस ने आज़ादी हासिल होने के बाद से ही लगातार, क्या मैं कहूँ कि आज़ादी हासिल होने के पहले भी जब कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है, बराबर इन लोगों ने जाति, पंथ और मजहब के आधार पर देश को बांटकर अपना निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की है। इन लोगों को इससे बचना चाहिए। अब लोग तो इस सीमा तक चले जाते हैं कि साहब धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे, जबकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी संवैधानिक कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई धर्म के आधार पर आरक्षण करे। लेकिन लोगों को गुमराह करके, लोगों को प्रलोभन देकर लोगों का समर्थन हासिल करना, ये कांग्रेस की बहुत ही पुरानी फितरत है और आज भी उसी फितरत पर काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। राहुल गांधी ने जो बोली है कि हम एक्सरे करेंगे, हम वेल्थ का किसके पास कितनी जमा पूंजी है उसका पूरे का एक एक्सरे होगा, फिर उसको हम जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको दिया जाएगा। और इसी को इनडायरेक्टली इंडोर्स किया है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने भी। उन्होंने कहा कांग्रेस में, ये अमेरिका में इस प्रकार का सिस्टम है कि 55% आपकी संपत्ति, यदि परिवार का कोई मुखिया यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो 55% यानी 55% है सरकार को चला जाएगा, 45% शेष बचेगा। मैं समझता हूं कि इससे तो एक जबरदस्त आर्थिक मंदी पैदा होगी और इस देश को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। मेरा मानना यह, जब तक लोगों के अंदर ये इनिशिएटिव नहीं होगा कि हमको यह हासिल करना है, इसलिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए हमको काम करना चाहिए, लोग काम क्यों करेंगे? और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं, कोई नाम मैं भूल रहा हूं कि मिस्टर फ्रेडरिक थे, माने जाने अर्थशास्त्री, उन्होंने भी इस बात को कहा है। यह तो बहुत बड़ी आर्थिक तबाही और आर्थिक तंगी लाने वाली यह सोच है। कैंपेन जो सर कांग्रेस काफ़ी ग्राउंड पे चला रही है, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं उनके कि भाजपा 400 पार इसलिए मांग रही है कि भाजपा संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन खत्म कर देगी, अगला इलेक्शन ही नहीं होगा। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ये कह रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि बाबा, कब तक आप लोग जनता से झूठ बोलते रहोगे? कब तक जनता की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात के लिए कमिटेड है कि हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बार बार कह चुके हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। भारत की राजनीति में हमारी एक साख है, हमारी विश्वसनीयता है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। हम उस पर किसी भी सूरत में प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देंगे।
जो हम कहा है हमने वो करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। आरक्षण रहेगा? आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा। सर यूपी में क्या रहेगा? यूपी में आपने 73 सीटें जीती, 14 में, 19 में अलायंस हुआ दूसरी तरफ तो 64 पे आए, फिर 66 पे चले गए, 2 बाईपोल जीत के। इस बार यूपी में क्या आप देख रहे हैं, क्या माहौल है और क्या सीटों की आपकी प्रेडिक्शन रहेगी? लक्ष्य तो 80 सीटें जीतने का है उत्तर प्रदेश। कोशिश हमारी यही है। हो सकता है कि आठ सीट कहीं किसी 1-2 सीट कभी गड़बड़ हो सकती है, पहले से बेहतर परिणाम होगा, इतना मैं कह सकता हूं। 73 का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी इस बार? पक्का वो रिकॉर्ड टूटेगा, मैं आश्वस्त हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए एक नया स्लोगन तैयार किया है। न्यूज 18 को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि वो 24/7 फॉर 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। देखिए राहुल जोशी से उनकी बातचीत के कुछ अंश। मोदी जी, अगर एक सवाल मैं ये समझना चाहूँ कि ये जो तीसरा टर्म होगा आपका, वो पहले दूसरे से अलग कैसे होगा? पहला कार्यकाल मेरा कैसा गया, तो मैं सामान्य मानवीय की जो ज़रूरतें थी उनको मैं एड्रेस करना चाहता था। मैंने उस दिशा में काम किया और उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण था, सरकार के प्रति नफरत का वातावरण। मैं सरकार यानी निकम्मी, मुझे विश्वास भरना था, मैंने उस पर काम किया, मजबूती लाया। जो दूसरा कार्यकाल था वो मैंने कुछ परिणाम दिखाए, लोगों को विश्वास भर दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दुनिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है देश में, वो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी ताकत है। अब आगे जो मेरा कार्यकाल है, मुझे ये जो हताशा में से विश्वास में परिवर्तित हुआ, आकांक्षा में परिवर्तन हुआ, जो एस्पिरेशंस के अंदर परिवर्तित हुआ, अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है। लेकिन ये जब मैं 11 से 5 पे लाया, उसी की कंटिन्यूटी है जी। ये मैं 5 वर्ष और निकम्मा और 3 वाला अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो पहले मनमोहन सिंह के समय पर 11 तक थे, हम जोर लगा करके 5 पर ले आए, अब जोर लगा करके 3 पर ले जाएंगे। तो हम हर चीज में कंटिन्यूटी करना चाहते हैं। अब जैसे बिजली, हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया, बिजली पहुंचा दी। अब मेरा लक्ष्य है पीएम सूर्यघर योजना और 0 बिजली बिल, और मैं हर घर पर सोलार सिस्टम लगे, और मैं सिर्फ बिजली का बिल 0 चाहता हूं, इतना ही, मैं 3 चीजें चाहता हूं। एक, हर परिवार का बिजली का बिल 0 हो। दूसरा, अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे, कमाई करे। तीसरा, जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का आएगा। मुझे आत्मनिर्भर होना है एनर्जी के सेक्टर में, और इसलिए मैं चाहूँगा जिसके पास भी स्कूटी हो, मोटर हो, जो भी हो, उसका चार्जिंग अपने घर में ही हो जाए और सोलार से हो जाए। मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का महीने का 1000-2000 रुपया खर्चा आता है, वो भी 0 हो जाए। ये त्रिविध बेनिफिट नागरिक को और देश को, पर्यावरण का बेनिफिट, देश को आज पेट्रोलियम इंपोर्ट करने का जो अरबों डॉलर जा रहे हैं बाहर, वो बंद हो जाएगा। तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना। अब जैसे स्टार्टअप हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मुझे इनोवेशन हब बनाना है, यानी मैं एक बिल्कुल नए एरिया पर देश को ले जाना चाहता हूँ, और बड़े कॉन्फिडेंस का, और विजन मेरा क्लियर है, मुझे कोई दुविधा नहीं, मेरे पास तय है। नेक्स्ट 100 डेज जो है, 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरे पास क्लियर है। 5 साल में क्या करना है, क्लियर है। 2047 में विकसित भारत बने, क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूं 24/7 फॉर 2047, ये मेरा मिजाज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीएनबीसी आवाज पर देखिए आज रात 8 बजे।
मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने यहां से मशहूर वकील उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है। निकम 26/11 मुंबई हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कज़ाब को फांसी दिलवा चुके हैं। निकम 1992 के मुंबई ब्लास्ट मामले में भी सरकारी वकील थे। तो निकम से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने। देखिए। बीजेपी के उत्तर मध्य मुंबई के उम्मीदवार उज्जवल निकम जी इस वक्त हमारे साथ में। उज्जवल निकम जी के बारे में ज़्यादा पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जो है उनको एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही जानते हैं। ये फैसला अचानक से कैसे है? आपका था, पार्टी का था या किसका था? देखिए, कई सालों से मैं मुलजिमों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ता था, लेकिन मुझे ज़रूर मैं इस बात से प्रभावित हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित जी, इन्होंने देश की सुरक्षा ये एक अहम मुद्दा रखा है। जहाँ तक मुलजिमों के खिलाफ लड़ते समय मैंने जाना कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो राष्ट्र की एक अस्मिता बढ़ा दी है, आज पूरे विश्व में इंडिया मोदी, अब कहीं भी देखो कि मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं तब उत्स्फूर्त, वॉलंटरली, स्पॉन्टेनियसली पब्लिक क्या कहती है? मोदी मोदी मोदी। आज तक ऐसा चमत्कार कहीं नहीं हुआ। पूरे विश्व में कोई पॉलिटिकल लीडर के बारे में ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, और ये चमत्कार इसलिए हो रहा है कि मोदी जी ने जो अपनी बात लगन से की है वो पूरा देश जानता है। और मोदी जी कहते भी है कि मैं प्रधान सेवक हूं। अगर वो लोगों के लिए प्रधान सेवक बनते तो मैं सेवक बनना चाहता हूं, ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे गृह मंत्री को और भाजपा का अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं, मैंने सोचा कि मेरा कानूनी जो भी नॉलेज है वो हम शेयर करते जाएंगे, ताकि देश की जो इमेज है वो एक बरकरार रहे। आज आप काले कोट में नहीं है, लेकिन भगवा में है। देखिए, अभी मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में मैं ज़रूर नया हूँ, लेकिन राजनीति में आना नहीं ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। मैं उनको तमाम आपके माध्यम से बताऊंगा कि देखिए, राजनीति से समाजकारण भी कर सकते हो, देश की सेवा कर सकते हैं। और मैंने ये थाम लिया था कि आज तक मैंने वकालत की, लेकिन मोदी साहब को अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो मदद करने के लिए मैंने भाजपा ज्वाइन किया। चलिए अब बात करते हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने अपना नामांकन आज दाखिल किया है। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो किया। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई वरिष्ठ नेता बांसुरी के साथ मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, उनके पास मुंबई नॉर्थ सीट के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है। गोयल ने राहुल गांधी को मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ने की भी चुनौती दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं की बयानबाजी बेलगाम होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खां का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो यह समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते
चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मार्केट का पूरा हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज जबरदस्त उतार चढ़ाव रहा। बाजार ने शुरू में तेजी के रिकॉर्ड बनाए, लेकिन आखिरी घंटे में पूरी तेजी गायब हो गई। ये ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स 189 अंक गिरकर 74,483 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 39 अंक गिरकर 22,605 पर बंद हुआ। तो मार्केट के इस थ्रिलर एक्शन को समझते हैं यतिन से। तो यतिन, बताएं आज किन सेक्टर्स ने चढ़ाया और फिर कैसे बाजार गिर भी गया? कौन से शेयर्स और सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? तो जहां तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, ऑब्वियसली लिस्ट बहुत लिमिटेड थी क्योंकि ऊपर के लेवल से बहुत सेलिंग थी। M&M नए मॉडल लॉन्चेस के बाद ये स्टॉक में 5% की तेजी। पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस और हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली बहुत सारे IT स्टॉक्स थे, तो टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली थी, स्टॉक 2% नीचे था। टाटा स्टील, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली हुई। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो हिताची एनर्जी, JM फाइनेंशियल, जिलेट, जस्ट डायल जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी का माहौल था। फ्लिप साइड पे बहुत सारे रिजल्ट्स रिएक्शन थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल यहाँ मुनाफा वसूली 4-5% के डाउनटिक के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। SBFC फाइनेंस ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में 5% की गिरावट और एस्ट्राजेनेका में भी लगभग 6% का करेक्शन आया। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी काफी अच्छी खरीदारी थी। तो आज प्रेस्टीज एस्टेट्स, फीनिक्स, ब्रिगेड, शोभा जैसे काउंटर्स में आपको 2 से 3% के गेन्स आते हुए नजर पड़े। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बात करते हैं पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले की, जिसमें आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में फौरी राहत मिल गई है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को बड़े बड़े शब्दों में माफीनामा छापवाने के निर्देश दिए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि माफीनामा छपवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपने पिछले के मुकाबले इस बार बड़ा माफीनामा जो है वो छपवाया। और तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमने माफीनामा दे दिया, अब हमें अगली सुनवाई पर उपस्थित होने की छूट दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आपको अगली सुनवाई तक के लिए ही ये छूट मिली है, उसके बाद अगर हम आपको बुलाते हैं तो आपको आना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने के प्रेसिडेंट ने अपने एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कड़ी निंदा की थी। उसको लेकर के IMA को आज काफी फटकार लगाई। और तीसरी सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। तो उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मा से जुड़े हुए 14 प्रोडक्ट है जिनको कि लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये मामला आपके पास 2018 से था, आपने तब से लेकर के अब तक क्या कार्रवाई की, इसकी हमको डिटेल में जानकारी दीजिए। 2018 से लेकर के अब तक जितने भी अधिकारी हैं सबको इसको लेकर के एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। और अब इस मामले की सुनवाई 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से होगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अनाप शनाप तरीके से ब्याज वसूलने वाले बैंकों पर रिजर्व बैंक ने सख्त कार्रवाई की है। डिटेल्स लेते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं कि रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई से बेवजह ब्याज वसूली पर किस तरह से रोक लगेगी? जब आप लोन लेने जाते हैं तो कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि बैंक आपसे अनाप शनाप तरीके से, गैर वाजिब तरीके से ज्यादा ब्याज वसूलता है या फिर ब्याज का कैलकुलेशन करते वक्त अपनी मर्जी चलाता है। लेकिन आपकी मजबूरी होती है, कई बार आप नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इतने आगे तक पहुंच चुका होता है लोन का प्रोसेस, आप वहां से पीछे नहीं हटना चाहते हैं, या फिर लोन लेना आपकी मजबूरी होती है, तत्काल पैसे की जरूरत होती है। लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा कि यह मनमानापन, अनाप शनाप तरीके से ब्याज वसूलने का धंधा बिल्कुल भी अब नहीं चलेगा। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में 5 तरह के अलग अलग मिसाल पेश किए, उदाहरण दिए हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप लोन लेने जाते हैं तो जिस दिन से आपका लोन सैंक्शन होता है उसी दिन से ब्याज का कैलकुलेशन आप पर शुरू कर दिया जाता है, यानी उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह बिल्कुल नहीं चलेगा।
एक और मामला सामने आया कि जब आप लोन का एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस साइन करने की तारीख से ब्याज वसूलना शुरू कर देते हैं। रिजर्व बैंक ने इसको भी गैरवाजी बताया है। एक और मामला निकल कर आया कि कई बार आप क्या करते हैं कि चेक के जरिए लोन लेते हैं, तो बैंक ने आपको चेक दे दिया, जिस दिन से बैंक ने चेक दिया उसी दिन से आप पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। रिजर्व बैंक ने इसको भी गैरवाजी बताया है। एक और बहुत ही संगीन मामला निकलकर सामने आया है, वो ये कि कई बार ऑटो लोन, खासतौर से पर्सनल लोन में चीजें देखने को मिलती है कि लोन जब देते हैं कस्टमर को तो 2 EMI पहले ही कस्टमर से ले लेते हैं। ठीक है, 2 EMI आपने ले लिया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन बाकी बची हुई रकम पर ही आप ब्याज लीजिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार बैंक क्या करता है कि 2 EMI जिस रकम की आपसे लेते हैं उस पर भी ब्याज वसूलना शुरू कर देते हैं बाकी की EMI में। मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख का लोन लिया, आपने 50,000 रुपए 2 EMI के तौर पर पहले दे दिया, अब तो बचा 9.5 लाख रुपए। ब्याज उनको 9.5 लाख पे लेना चाहिए था, लेकिन जो ब्याज ले रहे हैं वो पूरे 10 लाख पे ले रहे हैं। रिजर्व बैंक ने इसको भी काफी गंभीरता से लिया है और इसको गैरवाजी बताया है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब आप लोन को रीपेमेंट करने जाते हैं, समय से पहले चुकाने जाते हैं, तो कई बार आप महीने के पहले हफ्ते 5-10 तारीख को चुकाने चले जाते हैं, तो जिस दिन आपने लोन चुका दिया वहीं तक का तो ब्याज आपसे लिया जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार रिजर्व बैंक ने यह पाया कि बैंक क्या करते हैं कि मान लिया आपने 10 तारीख को लोन चुका दिया, लेकिन 10 तारीख तक का ब्याज नहीं लेंगे, आपसे पूरे महीने का ब्याज लेंगे। रिजर्व बैंक ने इसको भी काफी गंभीर बताया है और कहा है कि ये सारा मनमानापन, अनाप शनाप तरीके से ब्याज वसूलने का ये जो धंधा है इसको बिल्कुल बंद करिए। और साथ ही साथ ये भी कहा है जिन जिन कस्टमर से अब तक आपने इस तरीके से ब्याज वसूला है उस ब्याज को वापस करिए और साथ ही ब्याज लगाने का आपका जो तरीका है उस तरीके में बदलाव करिए और नए तरीके को सामने लाइए, नए नियम को सामने लाइए। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स की बात सामने आई है। इस पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।